आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। चीन के चक्कर में फिर बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। जी हां, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आज हम बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि पाकिस्तान आज किस तरीके से चारों तरफ से खासतौर पे घिरा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बताया और आरोप लगाया कि रूस ने अस्पतालों और प्रसूति गृहों पर बम गिराए हैं। लेकिन साथ में यूरोपियन कंट्री जो है उसने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। यूरोपियन कंट्री के जितने भी राजनयिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को पत्र लिख करके कहा है कि वो रूस की निंदा करे, यानी रूस की निंदा करे। हालांकि इस तरह का कोई भी दबाव जो है भारत के ऊपर नहीं बनाया गया है और पाकिस्तान इसको लेकर के भी चिंतित है। जो दूसरा फ्रंट है जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ वो है पाकिस्तान के भीतर के विपक्षी पार्टी ने 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है और 24 सांसद इमरान खान के जो है वो बागी होकर के विपक्ष के साथ मिल गए हैं, यानी इमरान खान की कुर्सी को भी खतरा है। और जो सबसे अहम बात, जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से भारत की तरफ से पाकिस्तान में जाके गिरा था, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई थी, हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया था कि यह गलती से गिरा हुआ मिसाइल है, अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान के भीतर जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इमरान खान का विरोध करते हैं और जो मीडिया है पाकिस्तान की, उसने इस बात को नहीं माना और इमरान खान पर अपने गोले लगातार दागते ही रहे। इमरान खान उस फ्रंट पे भी जूझ रहा है और इमरान खान इसी फ्रंट से जूझते हुए इसे जीतने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए जो चाल चली थी उसने कि वो भी एक एयर स्ट्राइक जो है वो भारत पर करे, उसमें भी वो घिर गया है। जिस मिसाइल को वो भारत पे गलती से दागना चाहता था वो बुमरैंग होकर के पाकिस्तान में ही स्वाह हो गया और पाकिस्तान में ही भारी क्षति पहुंचाई है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो पूरा कृत्य है, इस कृत्य से क्या केवल पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या इस बहाने पाकिस्तान को जो रक्षा उपकरण बेचने वाला चीन है क्या वह भी एक्सपोज हुआ है। क्या ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान की सीमा में घुसा तो पाकिस्तान का जो रक्षा प्रणाली है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसमें पाकिस्तान की गड़बड़ी है या जो चीनी सामान पाकिस्तान यूज करता है उसकी गड़बड़ी है। इस बात पे तो मीडिया पाकिस्तान को घेर ही रहा है, लेकिन साथ में आज जो ये हादसा हुआ है, कल जो हादसा हुआ, पाकिस्तान का मिसाइल पाकिस्तान में ही ब्लास्ट हो गया, उसके बाद से भी चीन के उपकरणों पर, रक्षा उपकरणों पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के पास वैसे अधिकारी भी नहीं है जो कम से कम यह जांच सके कि चीन से जो माल आ रहा है वो अपनी गुणवत्ता के मानकों पर खड़ा है या नहीं। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की कू ब्रेकिंग पे। स्वदेशी ऐप कू ब्रेकिंग पे लगातार जो है नेता बने हुए हैं और पहला कू ब्रेकिंग आज हमारे पास आया है केशव प्रसाद मौर्य का। उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। मन की बात 27 मार्च 2022 को प्रसारण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने विचार एवं सुझाव साझा करें। आप अपने संदेश या सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से रिकॉर्ड करा सकते हैं या mygovernment.in अथवा नमो ऐप पर भी लिख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। केशव प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा जो हमारे पास स्वदेशी कू आया है वो है सुरेश कुमार खन्ना है, वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए घोषित है। @BJP फॉर यूपी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी है। जो विधान परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है और स्वदेशी ऐप के जरिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तीसरा कू हमारे पास आया संबित पात्रा का, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों व कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस लाए गए 29 पुरावशेषों का निरीक्षण करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वीडियो कू किया है स्वदेशी ऐप कू के जरिए। अगला कू है डॉक्टर राजेश्वर सिंह का, विधायक है बीजेपी के उत्तर प्रदेश से। आशियाना स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना व नगर के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान श्री रामाशंकर त्रिपाठी जी, श्री शंकर सिंह जी
व श्री राजेश सिंह चौहान जी भी उपस्थित रहे। अगला और आखिरी कू ब्रेकिंग हमारे पास आया ब्रजेश पाठक का, जो कि राजनीतिज्ञ हैं। आज लखनऊ उन्नाव स्थानीय प्राधिकरण के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी श्री रामचंद्र प्रधान जी के नामांकन में सम्मिलित हुआ। तो सदस्य आप कू ब्रेकिंग पे आज ये सुन रहे थे। आप लगातार जो नेता हैं वो कू ऐप के जरिए अपनी बात जनता के साथ साझा कर रहे हैं और लगातार कू ऐप पॉपुलर हो रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान जो चीन का सामान, चीन के जो रक्षा उपकरण यूज करता है, उसके कारण फिर से जो एक बार चीन की बेइज्जती हुई है और पाकिस्तान की फजीहत हुई है, इस पर एक हमने रिपोर्ट तैयार किया है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों घमासान मचा है। चीन के भरोसे दुनिया में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे इमरान खान नियाजी को चीन के कारण ही शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान के सियालकोट में सेना के डिपो में पाकिस्तानी मिसाइल छूट गया। हाल ही में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर सीमा के पार चली गई। भारत ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा था कि ये सब गलती से हुआ है। इसे लेकर इमरान खान सरकार का काफी मजाक उड़ाया गया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भारत ने इस एरर स्ट्राइक के बहाने पाकिस्तान के एयर डिफेंस क्षमता को जांच लिया है, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। घरेलू राजनीति और वैश्विक दबाव का सामना कर रहे इमरान खान ने इसके जवाब में मिसाइल परीक्षण की कोशिश की। इमरान खान की योजना तो ये रही होगी कि वो भी परीक्षण के बहाने भारत पर मिसाइल दागे और कह दे कि गलती से हुआ, लेकिन इमरान खान की ये योजना उस पर ही भारी पड़ गई। दरअसल पाकिस्तान ने चाइनीज J-10C फाइटर जेट से एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का परीक्षण किया। चाइनीज फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद मिसाइल बेकाबू हो गई और भारतीय क्षेत्र के बजाय पाकिस्तान के सियालकोट स्थित सेना के डिपो पर ही जा गिरी, जिससे भीषण विस्फोट हुआ। इसके बाद इमरान खान और पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। साथ ही चीन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि चीनी सामान के बदौलत दम्भ भरने वाला न घर का रहता है न ही घाट का। तो चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे, यह कहावत पूरी तरीके से पाकिस्तान पे बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हैं हिमांशु होता जी, की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हैं और BS निगम साहब हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं BS निगम जी आपके साथ करना चाहूँगा। ये जो पूरा मसला है, 3 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारत का जो एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में गलती से जाकर के हिट कर गया। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान हुई छवि की, वो पाकिस्तान की तो हुई, चाइना की ज़्यादा हुई, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, वो चाइना का दिया हुआ है और इस पर काफ़ी फजीहत हुई। पाकिस्तान के भीतर भी जो है मीडिया ने इमरान खान की काफ़ी खिल्ली उड़ाई, कहा कि पाकिस्तान जो है एक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जो भारत की तरफ से आया था। ये तो एक बात हुई, लेकिन दबाव में आए इमरान खान ने जो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की और उसके बाद कल जो पाकिस्तान में हुआ, खुद उसका मिसाइल पाकिस्तान में ही विस्फोट कर गया और भारी नुकसान भी वहां पे हुआ है। क्या आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, क्या चाइना भी एक्सपोज हुआ है? चाइना जो रक्षा उपकरणों को बेचने के लिए पाकिस्तान को एक प्रयोगशाला की तरह यूज कर रहा है, क्या चाइना जो है वो जानबूझ करके खराब माल की सप्लाई पाकिस्तान को कर रहा है, या चीन जो है सचमुच सक्षम नहीं है इस तरीके के उपकरण बनाने में? निगम साहब। मुकेश जी हाँ, देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि, और मुझे भी हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि वो क्यों पाकिस्तान जो है भारत के उस छोटी सी गलती के विरोध में इतनी बड़ी कार्रवाई करने की सोच रहा था। मान लीजिए अगर वो सफल हो गई होती तो उसका निशाना भारत की तरफ होता, बिल्कुल, तब क्या कंसिक्वेंसेस होते। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि वो मिसफायर हो गया और उन्हीं का नुकसान कर दिया। बिल्कुल। अब आपके प्रश्न पे आता हूं जी। चाइना के लिए कोई नई बात नहीं। हमने चाइना जो
अमेरिका को सप्लाई करता है माल जी। और दूसरे और देशों को सप्लाई करता है, उसमें सिक्योरिटी के हिसाब से जमीन आसमान का अंतर होता है, सामान्य यूज के सामान में भी। बिल्कुल, ये तो मिलिट्री का सामान था। ऐसे में अब कैसे यकीन कर लेंगे कि चाइना का कोई भी माल युद्ध में किसी खास मौके पर धोखा नहीं देगा? बिल्कुल, है ना, ये दोनों धोखा है। एक तो पहला जो टेस्टिंग उन्होंने जो इंटरसेप्टर दिया वो भी काम नहीं किया। बिल्कुल, ये तो है बीएस निगम साहब। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, उनसे और हिमांशु होता, दोनों से एक सवाल पूछूंगा मैं। निगम जी, आपसे भी मैं राय लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जब भी किसी भी तरीके की राजनीतिक उठापटक होती है या वहां जो सत्ताधीश होते हैं, जो सत्ता की कुर्सी पर होते हैं, उनको जब ये लगता है कि हमारी सत्ता को, हमारी कुर्सी को कोई खतरा है, तो वो भारत पे आक्रमण करना या भारत पे मिसाइल दागना या जो सीज फायर का उल्लंघन करना, इस तरीके की हरकतें वो करते हैं। अभी इमरान खान के भीतर उनकी सरकार पर उनकी कुर्सी को खतरा है। उनके 24 जो सांसद है उन्होंने बगावत कर दिया है और 25 मार्च को जो है अविश्वास प्रस्ताव भी इमरान खान के खिलाफ जो है लाया जाएगा, जो संसद का सत्र जो है 25 मार्च को शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने या इमरान खान ने जानबूझकर के ये सगुफा छोड़ा है? क्योंकि वो भी, ये पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि अगर वो मिसाइल दागता भी तो भारत का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो चाइना का लिया हुआ नहीं है, भारत का अपना है, तो वो उसको वहीं पर भी इंटरसेप्ट कर लेता और वहीं पर ध्वस्त कर देता, तो वो और फजीहत होती। इसके कारण ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। शैलेंद्र जी। और ये सवाल मेरे से है? जी, आप ही से। अच्छा, ओके, नहीं, मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर दूं, आई एम कर्नल शैलेंद्र सिंह। ओह सॉरी, शैलेंद्र, मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मेरे साथ पहले वो भी जुड़ने वाले थे, मैंने देखा नहीं स्क्रीन पे। हाँ, मैं जी शैलेंद्र वेट कर रहा हूं। जी। अब सबसे बढ़िया बात है पहली जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी जी, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस या एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, मार गिरा नहीं पाया, वगैरह वगैरह जी। मैं हमेशा से कहता आया हूं, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। बिल्कुल, पहले भी कहा आपने जी। अभिनंदन 50 साल पुराने MiG-21 से लेटेस्ट एयरक्राफ्ट F-16 को गिरा सकता है, तो हवाई जहाज की या टेक्नोलॉजी की काबिलियत तो है ही है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे उस आदमी की महारत, उस आदमी का जज्बा, वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से कई बार आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चाइना का आइटम सबस्टैंडर्ड होगा पाकिस्तान को, उसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि जब आप फ्री में कोई चीज देते हैं, बहुत ही कंसेशनल रेट्स में कोई चीज देते हैं, तो क्वालिटी एक्सपेक्ट करना, बिल्कुल क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है वहां पे। बिल्कुल सही कहा जी। स्पेशली चाइना पूरी दुनिया में फेमस है कि वो दोनों तरह की चीजें बनाता है, घटिया भी और बढ़िया भी, लेकिन घटिया चीज देने में वो बहुत माहिर है और पाकिस्तान जैसे देश को वो कंटिन्यूअसली बेवकूफ बनाता चला जा रहा है। बहुत बड़ा एग्जांपल लेता हूं, सीपैक के नाम पर उसने पाकिस्तान में क्या क्या किया हुआ है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो आवाज उठा रही है काफी दिनों से, बिल्कुल, कि ये ठीक नहीं है। अब आ गई बात पाकिस्तान की मिसाइल हमारे तरफ आना। चलिए हम एक मिनट को ये मान लेते हैं कि चलिए आपने सोचा होगा कि पॉलिटिकल अपहीवल जो आपके यहाँ चल रहा है उससे आपका ध्यान डाइवर्ट करना है, तो चलिए हम भी एक बदला लेते हैं, क्योंकि हमारे में बदला लेने की आदत है जी। मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए समझने में, और पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक डिटेक्ट नहीं कर पाए और हमारे जहाज आपके पास जाकर वापस भी आ गए स्ट्राइक कर कर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उनका कहना था कि चलिए जी हम भी आए, लेकिन आप आए, आपको एक जहाज नीचे छोड़ना पड़ा जमीन पर, क्योंकि इंडियन सिस्टम, इंडियन रिएक्शन, इंडियन जो भी कह लीजिए जी, जज्बा है वो एक अलग है। आपको सीखना चाहिए था उस समय कि अगर इस तरह की आप कोई चीज कोशिश भी करते हैं तो आप उसमें नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो या तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप करिए कि ये सब ना हो। मैं तो पाकिस्तान टीवी के चैनल पर बोल रहा था कि भाई आप मुझे ये बताइए, आप ही का ISPR बोलता है कि वो मैक 3 की स्पीड पर इंडियन मिसाइल थी वो आई,
मैक 3 के हिसाब से हमने उनके एयर मार्शल से पूछा कि सर आपके यहाँ 124 किलोमीटर कवर करने में उसे कितने सेकंड लगे होंगे, और क्या उन सेकंड्स के अंदर आपका कोई भी जहाज हवा में आ सकता है, स्पेशली जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल। अगर कॉम्बैट एयर पेट्रोल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है इंक्लूडिंग यूएस एंड रशिया कि वो 24 घंटे 365 दिन कॉम्बैट एयर पेट्रोल हवा में रखे। ये सिर्फ जब रखी जाती है जब दो देशों के बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अटैक का पूरा चांस होता है। तो उनके एयर मार्शल ने उनके टीवी पर एक्सेप्ट किया कि यस, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो मैंने कहा जब आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपकी एयर डिफेंस डिटेक्ट नहीं कर सकती, आपकी एंटी मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकती, और लकीली वो मिसाइल बिना किसी नुकसान के एक गलत जगह पर जाकर गिर गई है, तो इस बात को बढ़ावा आप क्यों दे रहे हैं? उनके एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नहीं, ये अगर हम भी कर सकते थे। मैं कहा आप कर लीजिए, अगर आपका यही मंशा है तो मेरे से परमिशन क्यों मांग रहे हैं? कर देख लीजिए, आपको क्या रिजल्ट आता है वो आपको मालूम है, दिख जाएगा आपको। वो रिजल्ट दिख गया, वो रिजल्ट दिख भी गया जी। वो रिजल्ट इस बार उनको दिख रहा होगा। बिल्कुल, आई एम वेरी श्योर वो एयर मार्शल और ब्रिगेडियर साहब शायद डेफिनेटली मुझे एक बार जरूर फोर्स करेंगे कि अरे भाई इन्होंने बोला था कि कर लीजिए और देख लीजिए, और देखिए क्या हो गया। क्योंकि हमने उन्हें तब भी यही बोला था कि जनाब छोटी छोटे हरकतें मत करिए, बड़ी चीजों में लगिए, इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, अपना पॉलिटिकल ग्रोथ देखिए, सोशल डेवलपमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए। कहां आप एक गलत आई मिसाइल के पीछे पड़ गए कि अब हमें क्या करना है। बिल्कुल, मतलब आपने यूनाइटेड नेशंस में जाना ठीक पर समझा कि जी देखिए हमारे ऊपर अटैक हो गया, बिल्कुल, या हमारे ऊपर मिसाइल आ गई। जहां तक उनका सवाल था कि चलिए अगर कुछ हो जाता, तो भाई अगर कुछ हो जाता तो उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। फिर अगर कुछ होता तो आपके पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट है कि 50 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब, 100 ग्राम का, 75 ग्राम का, 125 ग्राम का, आप उसमें सिलेक्शन में पड़ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में, कहने का मतलब बिल्कुल, आप 50-100 ग्राम से ऊपर उठ ही नहीं पाते। बिल्कुल। सो मुझे लगता है पाकिस्तान को एक नई सीख मिली है कि जो एक्सीडेंटल फायरिंग इंडिया से हो सकती है, मिसगाइड हो सकती है एक मिसाइल, वो आपसे भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी वाली का जो डिस्ट्रक्शन है वो आप शायद सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका एमिनेशन डंप उड़ गया, बिल्कुल, मेरे ख्याल और जानबूझ करके गलती को प्लान करना जो होता है, वो उस तरीके से जो चीजें, अगर आप बदला लेने के लिए गलती से प्लान कर रहे हैं तो इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे, जो आपने एक बार देखा। हमारे साथ हिमांशु होता जी हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी के जानकार हैं। हिमांशु जी, ये जो पाकिस्तान में जो हादसा हुआ, अभी चर्चा भी हो रही थी आपसे, ये किस तरीके का मिसाइल था और ये कितना नुकसान, जो नुकसान पाकिस्तान बता रहा है, क्या उतना ही हुआ या आपको लगता है कि नहीं, कम करके बताया जा रहा है, ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ है? जी देखिए, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुई होगी, जो कि क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत रही है कि वो कभी सच नहीं बोला है। 1947 से लेके आज तक कभी पाकिस्तान ने सच नहीं बोला है, और ये जगजाहिर है कि वो लोग छुपा रहे हैं। अगर एक आर्मी डिपो है और वो भी एम्यूनिशन डिपो है, तो वहाँ पर आपके कोई ना कोई कार्यकर्ता तो ज़रूर होंगे, और वहाँ अगर एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं, जो आपने अभी दिखाया वीडियो में सुनाई दे रही है, तो इसके बाद भी अगर कोई देश ये बोलता है कि जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो बाकी देश जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आपने बताया कि जो J-10C एयरक्राफ्ट जो कि चाइना में बनता है, चीन बनाता है उसको, और जैसे कर्नल सिंह ने कहा अभी, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि ये दान में मिला हुआ चीज़ है। बिल्कुल। और चीन जो दान देता है, वो दान उसके फेंके हुए या जो कूड़े में जाने वाले चीज़ होते हैं उसी को ही वो दान करता है। तो अब एक चीज़ और देखना चाहिए एविएशन एंगल से, कि एक फाइटर जेट होता है या फिर एक छोटा से भी छोटा विमान होता है, उसको उड़ाने के लिए एक जो पायलट होती है, वो पायलट का जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग फाइटर पायलट के जो मुकाबले फाइटर पायलट का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा देर तक होती है, और प्रिसीजन में उसको फ्लाइंग करना पड़ता है, अटैक से लेके। क्योंकि जब आप मिसाइल से लोडेड किसी फाइटर फ्लाइट को लेके जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ फ्लाइट के कंट्रोल पे नहीं, मिसाइल के जो कंट्रोल्स होते हैं, उसके प्रोपेलर कंट्रोल्स होते हैं, उसके इग्निशन कंट्रोल्स होते हैं, इन सारे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर
पाकिस्तान को मिला, दान में मिला हुआ एक J-10C एयरक्राफ्ट से अगर वो मिसाइल इंडिया की तरफ छोड़ना चाहता था और वही मिसाइल जाके उन्हीं के खुद के आर्मी डिपो को तबाह कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि उनका पायलट कितने महान पायलट थे। बिल्कुल। और शैलेंद्र दुबे जी सिंह जी ने जो है अभी यही बातें बताई कि भाई ट्रेनिंग जो है दोनों तरफ से होनी चाहिए, केवल उड़ाने जो मैन है, जो मशीन के बिहाइंड जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें सफल हो पाएगी। एक चीज़ मैं आप तीनों मेहमानों से फिर से जानना चाहूँगा, बीएस निगम जी, मैं आपसे सीधे तौर पे पूछना चाहूँगा कि जो चीज़ें छुपी हुई थी पाकिस्तान में, जो चाइना उसको कूड़ा बेच रहा है या पाकिस्तान को चाइना जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी हथियार दे रहा है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और एक बात छुपी हुई थी, पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान की आवाम इस बात को नहीं जान रही थी। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के बाद से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान के भीतर जो जनता है उनको पता चल गया कि हमारी सरकार ने चाइना से क्या लिया है या चाइना ने हमारी सरकार को, हमारे देश को क्या बेचा है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान के लिए खासतौर पे जो करने चले थे अपनी भलाई, जो अपने लिए एक डिफेंस तैयार करने जा रहे थे अटैक करके, काउंटर अटैक करके, क्या ये चीजें सब उनके खिलाफ चली गई है और मुसीबत उनके लिए और ज्यादा बढ़ गई? एक तो विपक्ष का हमला हो ही रहा है, ये जो डिफेंस तैयार किया था वो डिफेंस खुद ब खुद बूमरैंग कर गया है इनके ऊपर। निगम साहब, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जी जिनकी फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है और इतने मजाक उनके उड़ रहे हैं अपने ही देश में। अब मुकेश जी आपने बिल्कुल सही कहा है, वो एक्सपोज हो गए हैं। उनके पास में जो कर्नल साहब ने कहा कि फेंका हुआ या दान में दिया हुआ इस तरह का रिजेक्टेड माल है, मुझे तो चिंता इससे आगे बढ़ के भी है जी। वो जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है और हम भी स्वीकार कर लेते हैं हाँ है, तो उसका क्या हाल होगा? बिल्कुल। ये जो धौंस बार बार देते हैं वो भी तो पाकिस्तान, वो भी तो चाइना का दिया हुआ है। बिल्कुल। वो ऐसा ना हो कि वो भी उनके उल्टे ही पड़ जाए, वो भेजे हमारी तरफ को और उनका ही नुकसान हो जाए। हमारी तो मिसाइल को देखो, मैंने पहले भी कहा था कि गलती से गई लेकिन टारगेट की तरफ चली गई। बिल्कुल। उनकी तो टारगेट पे भी नहीं आई, उनकी तो उल्टी अपने पे ही फायर हो गई। बिल्कुल, है ना? तो ये तो देख लीजिएगा, उनका एक्सपोज हो जाएगा। और हर वो सामान जो चाइना से मिला है उनको मिलिट्री का, मुझे लगा अब तो हमें भी डाउट होने लगा हर एक चीज के ऊपर। बिल्कुल कि हाँ उनका ये मिस फायर ही होगा और हमें उनसे कोई खतरे की बात नहीं है। पाकिस्तान अपने हथियारों से अपने आप ही निपट लेगा। बिल्कुल, समझे? शैलेंद्र सिंह जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या लगता है ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण का लाभ भारत को मिलेगा क्या? क्योंकि भारत भी अपने रक्षा उपकरण के लिए बाजार खोज रहा है और छोटे छोटे जो मार्केट हैं, बाजार हैं, उनमें लगता है जो चाइना, जहां पर अपना शेयर चाइना का ज्यादा था, क्या लगता है इन घटनाओं के बाद से चाइना के उपकरणों के प्रति लोगों की विश्वसनीयता जो है वो कम होगी और भारत के लिए एक मार्केट तैयार होगा? ये अच्छी बात होगी भारत के लिए? इस पर कमेंट करने से पहले अगर मुझे इजाजत दें तो मैं जो चाइना ने दान वाली बात कही है ना जी, मैं उस पर पहली बार अपनी जिंदगी में किसी पैनलिस्ट के साथ एग्री नहीं करूंगा जी। चाइना और दान, वो भी पाकिस्तान को, जी, दान के पीछे भगवान की ब्लेसिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। ये दान नहीं है सर, मैं चाहूंगा आप एक बार इसे रिकंसिडर करें, क्योंकि दान के पीछे कीमत लेने का तरीका अलग है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इससे ये अपने घटिया चीजों के ट्रायल करें तो कहां करें? आपके पास तो आ नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ा सा दिमागी कमजोर लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके ऊपर ट्रायल्स करते हैं। अनफॉर्चुनेट मैं तो कह रहा हूं। आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को गिनी पिग बना दिया, चाहे वो सीपैक ले लीजिए डेवलपमेंट के नाम पर, चाहे आप ये जहाज ले लीजिए, चाहे कोई एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए। बिल्कुल। अब आगे बात जो मुद्दे की है, सर बुरा मत मानिएगा बट ये दान वाला वर्ड ना मुझे थोड़ा सा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बुरा लगने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि निगम जी भी सहमत होंगे। जी, इंडिया जी, वो अपने पड़ोसी देशों में चाइना का इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट ना आए, उसको वो एजुकेट करें, एक्सपोज करें जी, कि देखिए नेपाल आपको बहुत अच्छा लगने लगा था बीच में चाइना, क्योंकि वो कुछ पैसे की 500-600 करोड़ रुपए की बात कर रहा था, लेकिन इसी तरह आप श्रीलंका की तरफ देखें कि हरमन टोटा के नाम पर
वो नियरली उस आइलैंड को पूरा हड़प जाना चाहता है, बिल्कुल, अपनी बेस लगाना चाहता है। तो ये सब चीजें एक्सप्लोर, और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, अगर कल वो आपको 2 जहाज दे देता है, 2 मिसाइल दे देता है, कुछ पैसे दे देता है, क्या रिलायबिलिटी है, ये अब आप देख लीजिए। साथ ही साथ इसमें जो हमें बेनिफिट मिलेगा, वो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे रहे हैं, हम ब्रह्मोस मिसाइल 3 और कंट्रीज के साथ एडवांस लेवल पर टॉक जा रहा है, बिल्कुल। तो ये ब्रह्मोस का जो कवच है, ये श्रीलंका को भी दिया जा सकता है, बिल्कुल। इसका कवच इन राइटिंग एग्रीमेंट के तौर पर नेपाल को भी दिया जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ये वो छोटे देश हैं जिनकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर एक बड़ा देश चाइना जैसा दादागिरी कर बैठे, बुली बन जाए, आपको तकलीफ देने लगे, तो आप जाएंगे कहां? बिल्कुल। अगर आप याद करें तो नेपाल में एक बार केरोसिन ऑयल से रिलेटेड बड़ा तगड़ा क्राइसिस हुआ था, बिल्कुल। और उसमें उस समय काफी उन्होंने अपने आप को बढ़ चढ़। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है दुनिया में, एंड रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मेक इन इंडिया का डिफेंस इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, ये अपने आप में हमारी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है, और ये अगले 10 से 15 साल में हमें एक बहुत अलग इकोनॉमिक जायंट बना देगा। बिल्कुल। एक चीज़ और भी शैलेंद्र सिंह जी, आपसे और हिमांशु होता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हुई है, 3 कंट्री से बात चल रही है बिल्कुल एडवांस लेवल पे, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस दे चुके हैं, और अभी ये तीनों चीज़ों बात होना, और उसके बाद पाकिस्तान में ये एक्सीडेंट एयर स्ट्राइक हो जाना। पाकिस्तान में जो मीडिया है उनका कहना है कि नहीं, जो बात शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं आप, वही पाकिस्तान की मीडिया भी कह रही है कि भारत ने ट्रायल किया है, और उसको इस ट्रायल के बूते जो इस ट्रायल के कारण जो है भारत को एक बाजार मिला है। क्या आपको लगता है दोनों कोइंसिडेंट, एक के बाद एक चीज़ें होना, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो शक कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के मीडिया और भारत के भी कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन है? हिमांशु जी। जी देखिए, भारत के जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी जो है उच्च स्तर का टेक्नोलॉजी है, और अगर चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान का तो खुद का कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और अगर चीन से देखा जाए तो चीन का ये पहला एक इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी आपने देखे होंगे कि ये पता नहीं चला था, क्योंकि सब 2020 में लगभग सारे विश्व में हर एक कंट्री वो लगे हुए थे अपने अपने देश में कोरोना के नियंत्रण करने में, और जब ये कोरोना को फैलाने वाला चाइना, उसने उसी अवधि में, उसी 1 साल के अंदर उसने 253 तरह के मिसाइल्स उसने टेस्ट किए हैं। वो जो परीक्षण किए हैं, उन परीक्षण के बाद, जैसे कर्नल साहब ने कहा, माफी चाहूंगा, दान बोल दिया था मैंने, दान देने की आदि चीन नहीं है, बिल्कुल सही कहा है आपने। हाँ, ये टेस्टिंग के तौर पे पाकिस्तान को दिया गया था, जो कि अब मिसफायर हुआ है। अच्छा, इसके बाद बचता है अमेरिका। अमेरिका जो अपनी आप को टेक्नोलॉजी में एक जायंट समझता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वॉरफेयर का कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक चीज़ 2019-20 में इस घटना को दबा दिया गया था, जो कि अमेरिकी न्यूज़ एजेंसियों को सख्त हिदायत थी व्हाइट हाउस से कि इस चीज़ को बाहर ना जाने दिया जाए। अमेरिका की B-52 बॉम्बर से, जो आपको याद होगा मनोज साहब कि इसको हमने सुना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि हम फादर ऑफ ऑल बम्स हम बनाएंगे, और इसको हम टेस्टिंग के तौर पे जा रहे हैं। तो उसके बाद उस टेस्टिंग के बारे में कहीं कोई न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा, और सच्चाई ये थी कि जब वो B-52 बम्बर में लोड करके जब ये उस एयरक्राफ्ट को वो एक्सीडेंट हो गया था, हाँ वो एक्सीडेंट हो गया था, और सारे के सारे जो बम्स थे वो सारे गिरे हुए थे, और उसी एयरफोर्स का जो उनका जो बेस था वहीं पर ही गिरे थे। तो इससे एक बहुत बड़ी मार्केट, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मार्केट है, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे छोटे कंट्रीज हैं जो आज की तारीख में जो तीसरा विश्व युद्ध से भय बनाए बैठे हुए, और उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत के पास ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी मार्केटिंग हमारे इकोनॉमी, हमारे अर्थनीति को सुदृढ़ करने के लिए अब ये जो जितने भी देश हैं,
ये 4 देश के अलावा, जैसे कर्नल साहब ने कहा, फिलीपाइंस को हम ऑलरेडी डिलीवर करने के तौर पे हैं, 3 और कंट्री पे एडवांस बातें चल रही है। अब देखेंगे अभी ये कंट्रियों की तांता लगता जाएगा इंडिया के पास, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी यहां तक की है कि मंगलयान तक हम बना के मंगल से भी वापस आ चुके हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है, भारत की टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल बढ़ रही है और इसका सानी पाकिस्तान से इसका कोई मुकाबला नहीं है। हम रूस और अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में अपने आप को जाइंट मानती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा अलग सवाल, हमारा एक पक्ष और भी है इस डिस्कशन का, और BS निगम साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इसके कि पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही है, इमरान खान जिस तरीके से अपने विपक्षियों के साथ घिरे हुए हैं, पाकिस्तान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, भारत की तारीफ की। इनफैक्ट मैं पहले वो बयान सुनाऊंगा, उसके बाद उस पर सवाल पूछूंगा। मैं अपने पैनल से चाहूंगा कि पहले वो एक बार इमरान खान के उस बयान को सुनाए हमारे पैनलिस्ट को, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा BS निगम साहब से। इमरान खान ने जो कहा एक बार सुनाइए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल, तो सुना किस तरीके से पाकिस्तान जो है भारत की तारीफ कर रहा है। तारीफ ये नहीं कर रहा, तारीफ क्यों कर रहा है, कब कर रहा है? क्योंकि यूरोपियन देश ने जो है पाकिस्तान को कहा है कि आप रूस की आलोचना करें, रूस यूक्रेन युद्ध में जो है यूक्रेन का साथ दें और रूस की आलोचना करें। और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई भारत से आप ये कह नहीं रहे हैं, भारत पे आप दबाव नहीं बना रहे, पाकिस्तान पे दबाव बना रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है और इसके लिए जो है वो पूर्ववर्ती सरकारों को पाकिस्तान जो है, अपने पाकिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहरा रही कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है इस तरीके से रखा कि भारत के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं हुआ है। आज यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान पे दबाव बना रही है लेकिन भारत पे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। निगम साहब, क्या आपको लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी है? वो तो सब देख रहे हैं, पाकिस्तान भी तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में पाकिस्तान फंस गया है, या पाकिस्तान की जो राजनीति है, वो राजनीति जो चल रही है उसमें पाकिस्तान में अब लगता है कि इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि चारों तरफ से वो घिर गए हैं? देखिए मुकेश जी, पाकिस्तान में कोई नेता क्या कब कह दे, क्या कह दे, कुछ पता नहीं पड़ता। ईमानदारी से बात यह है, यही जो मोदी जी को कोसते थे, मोदी जी की शक्ल देखना पसंद नहीं कर सकते थे, क्या क्या नहीं कहते थे, बिल्कुल आज उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उनकी मजबूरी है। अपने देश के लोगों को कैसे संभालेंगे? उनको भी आना जाना हिंदुस्तान में, चलो जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अभी जाने वाले हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, है ना, तो उनका भी आना जाना शुरू होगा किसी न किसी रूप में। तो वो भी चाहते हैं कि भारत में उनकी कुछ तो इज्जत बनी रहे, है ना। वो जाते जाते कम से कम बड़ाई कर रहे हैं, वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, ठीक है, भारत में आने जाने के लिए और यहाँ इज्जत प्राप्त करने के लिए। बाकी जो दबाव उनके ऊपर इस वक्त अंदर है, पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार पर, वो इतना जबरदस्त है कि अगर ये इस्लामिक देशों की मीटिंग ना होती तो शायद आज ही उनको या तो बर्खास्त कर दिया जाता या फिर वहां सेना टेक ओवर कर लेती। और मुझे तो अभी 3 दिन के अंदर बड़ा डाउट ये हो रहा है, बाजवा उनको छोड़ेंगे भी। बिल्कुल हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहां मिलिट्री शासन जरूर लग सकता है, क्योंकि यही हरकत जो पहले नवाज शरीफ ने की थी, है ना, कि सेना के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया था, बिल्कुल वही स्थिति अब बन रही है। बिल्कुल, हालांकि बाजवा का साथ अब तक इमरान खान को मिलता रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से बयान दिया है इमरान खान ने, मुझे लगता है कि ये सेना के साथ उनके मनमुटाव की भी निशानी है। शैलेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जो निगम साहब कह रहे हैं कि शायद सेना इंटरफेयर करे और जो आलोचना इमरान खान कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो एक तरह से सेना की आलोचना कर रहा है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अक्सर पाकिस्तान में जो है वो सेना ही बनाती है। मैं तो कहूंगा कि इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी सारी चीजें डिजाइन करता है। पाकिस्तान आर्मी वहां पॉलिटिक्स में क्या होगा वो डिसाइड करता है। बिल्कुल,
वहां की जुडिशरी क्या करेगी, वो पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती तो है। ये जो बयान शैलेंद्र सिंह जी, ये जो बयान इमरान खान का है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि पाकिस्तान, इमरान खान इस बात को समझ चुका है कि अब हमारी गद्दी जाने वाली है, इसलिए जनता के बीच में कुछ सहानुभूति जो है बटोर लिया जाए? नहीं, वो तो देखिए बड़ी क्लैरिटी है, बेबसी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दाद दी है तो आज मैं भी दाद देता हूं जी। कि पाकिस्तान को 70 साल लगे इतना दिमाग इकट्ठा करने में कि वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अब जाकर समझना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उस देश का इंटेलिजेंसिया, उस देश का फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो लोग हैं, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका दिमाग चलता है गलत तरफ। वो ढूंढते हैं सिर्फ गलतियां। 70 साल बाद आज आपको लग रहा है कि इंडिया की पॉलिसी जैसे हमेशा थी आज भी वैसी की वैसी है। बिल्कुल। आज भी मुझे लग रहा है शैलेंद्र सिंह जी, मुझे लग रहा है शैलेंद्र सिंह जी, जो पाकिस्तान को समझने में 70 साल नहीं लग गए, मुझे लगता है पाकिस्तान को बोलने में, समझ तो वो पहले दिन से रहे थे इस बात को कि भारत की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, लेकिन बोलने की हिम्मत या राजनीतिक जो समीकरण है वो आज बन पाए कि कोई नेता जो है इस तरीके से खुले मन से भारत की तारीफ करने को मजबूर हो गया। सर, जो दिखता है वो बिकता है। जो आज बोलेगा तो हमारे लिए, तुम आज समझ आइए, अब से पहले तुम बुद्धि भ्रष्ट थे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी, और मैं तो कह रहा हूं इससे सीख लीजिए। बिल्कुल। तब तो समझ में आ रही है आपको कि आप अपने देश की फॉरेन पॉलिसी कुछ अच्छी बनाएं, लेकिन अब आपकी मजबूरी ये है कि आप 2 या 3 दिन के मेहमान हैं। अब 2-3 दिन में आप क्या कर लेंगे? तो उनको लगा होगा इमरान खान को कि चलिए जी, एक ये लास्ट रामबाण भी छोड़कर देख लेते हैं कि क्या पता इंडिया से कुछ सहानुभूति मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए, जैसे हम सब कह रहे हैं। वेरी गुड भाई, हम भी आज दाद देते हैं कि आपको समझ आ रही है चीजें, लेकिन लेट आ रही है। आज लग रहा है आपकी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई है, जबकि आपको मालूम है कि आपकी कुर्सी की तबीयत इस समय कुछ नासाज चल रही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आई थिंक पाकिस्तानी जनता इस बात को समझती है, एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी जनता को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है कि अब आप 3 दिन पहले बोलना शुरू कर देंगे नहीं जी भारत की सब कुछ ठीक है, भारत की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी है, तेल लेना भी अच्छा है। अरे भाई, अभी तक तो आज तक आपने कभी ये बोला ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज शैलेंद्र सिंह जी, अगर मान लीजिए एक चीज, अगर सरकार बदल जाती है वहां पे, या सेना जो है वो फिर से जो है टेक ओवर कर लेती है वहां पर, फिर भी क्या जो यूरोपियन कंट्री के राजनयिकों ने जो चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान को कि आप जो है रूस की आलोचना करें, वो स्टैंड तो वही रहेगा यूरोपियन कंट्री का। भले पाकिस्तान के भीतर सत्ता चेंज हो जाए, लेकिन यूरोपियन कंट्री दबाव देना तो नहीं छोड़ेगी। तो इस हालत में पाकिस्तान में जो भी सरकार नहीं आएगी, चाहे सेना आए या दूसरा कोई प्रधानमंत्री आए पॉलिटिकल पार्टी से, उनको क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम रूस की आलोचना करें? देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनकर आएगा, चाहे वो सेना से हो चाहे किसी पार्टी से हो, उसकी एक मजबूरी ये हमेशा रहेगी कि वो अपना पाकिस्तान का कैरेक्टर नहीं छोड़ पाएगा, वो उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं छोड़ पाएगा कि आप हमेशा से पपेट थे। आपको एक्चुअली डेमोक्रेसी में जिस तरीके का मैंडेट मिलना चाहिए, जिस तरीके की छाती आप चौड़ी कर पानी चाहिए कि मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जी, और उसके लिए मैं सेक्रीफाइस देने को तैयार हूं। कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक मिला आपको पाकिस्तान में जो सेक्रीफाइस देने के लिए राजी हो कि ठीक है भाई, पसंद आएगा या नहीं आएगा फौज को, लेकिन मैं ऐसे करूंगा। आप सोचते हैं, उससे पहले आपको हटा देते हैं। बिल्कुल। सो यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना आज के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका प्रेशर पाकिस्तान पर पूरा है। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पॉलिटिकल मशीनरी है, जो पाकिस्तान की आर्मी की मशीनरी है, वो नहीं बदलेगी, उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। दे विल ऑलवेज बी लाइक दैट, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन, यूएसए यही हमारे को बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले 70 साल से आदत पड़ी हुई है कि वो खैरात आती रही, आप खैरात पर जीते रहे, आपको लगा सब कुछ ठीक है। आपने अपनी डेवलपमेंट कभी नहीं करी। आपके लीडर्स, आपके जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो उस पैसे को खाते चले गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगा, आपकी डेवलपमेंट में नहीं लगा। सो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बदल जाने से प्रेशर पर कहीं कोई असर आएगा।
प्रेशर ज्यों का त्यों रहेगा। बिल्कुल। और आप देखेंगे बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। निगम साहब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और वही सवाल मेरा हिमांशु होता जी से भी रहेगा कि चाइना खुल करके समर्थन दे चुका है रूस को, और अब यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि अब रूस की आलोचना करे। तो क्या अगर रूस की आलोचना नहीं करता है पाकिस्तान, क्या चाइना के साथ उनके संबंध ठीक रहे या नहीं रहे, इसमें भी इसकी भी कोई भूमिका होगी? पाकिस्तान रूस की आलोचना करे या ना करे, इसमें चीन की भी भूमिका होगी? मुकेश जी, कैसे कर सकता है रूस की वो आलोचना, क्योंकि वो तो रूस में विजिट करके ये कह हाँ। चुका है कि हम तुम्हारे साथ हैं। वो पहले जब एक बार कह दिया जी, तो किस मुंह से वो मना करेंगे? ये तो पाकिस्तान बिना वजह वहां गया और फंस गया बिना मतलब। न्यूट्रल रहता तो अच्छी बात होती। बिल्कुल हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हमें दबाव नहीं ले सकता। बिल्कुल, क्योंकि हम लेकिन पहले उसकी हरकतें ऐसी हैं कि दबाव में जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर आखिर क्यों यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को क्यों कह रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या लगता है यूरोपियन यूनियन अगर वो पाकिस्तान आलोचना कर भी देता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई में? नहीं, ये फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला जी, बिना मतलब के भाव दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई रसिया को या यूक्रेन को कोई युद्ध में मदद मिलने वाली है, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ वो दो देश, समझे? ये मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान की किसी भी नीति का। तो क्या कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि ये भारत की टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोज करना या पाकिस्तान को और भी कहीं का नहीं छोड़ना, या रूस से पाकिस्तान को दूर करने की रणनीति का एक हिस्सा है जो यूरोपियन कंट्री जो है पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है कि आलोचना कर दो रूस की। हाँ, ये आपकी बात सही है। ये एक एंगल हो सकता है जी, कि भारत की लगा हो कि इज द राइट टाइम कि हम उस पर दबाव डलवाएं, समझे? ये एक डिप्लोमेटिक वे होता है कहने का। जी, ये बात जो है आपकी बिल्कुल मुझे सही लगती है कि जो यूरोपियन देश हैं कम से कम वो पाकिस्तान को कहें, और आगे जो पाकिस्तान का बार बार स्टैंड रहा है कश्मीर को लेकर के, जी, है ना, वो हर मुद्दे में कश्मीर को ले आता है। बिल्कुल। इनफैक्ट इमरान खान ने यूरोपियन कंट्री के राजनयिकों को यह भी कहा है कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, क्योंकि जब भारत ने 370 हटाया था तब ने आपने भारत पे प्रतिबंध तो लगाया नहीं था हमारे कहने पे, तो अब मैं आपके कहने पे क्यों आऊं? तो कहीं ना कहीं ये बात जो है भारत की भूमिका भी इसमें आ रही है। हिमांशु होता जी, क्या आपको लगता है कि क्या ये भारत की एक तरीके से रणनीति है कि पाकिस्तान को विश्व के टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, जो टॉप मोस्ट जो कंट्री है, जो कि पावरफुल कंट्रियां हैं, उससे अलग थलग करने की एक रणनीति भारत की है कि यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है कि आप रूस की आलोचना करो? जी देखिए, इसकी जो दबाव जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बनाना चाहिए था, इसकी शुरुआत तब से हो गई थी जब इन्होंने FATF की लिस्ट में इसको ग्रे लिस्ट में रखना शुरू कर दिए थे। और तब से ये जो भारत की जो चाणक्य नीति जो कहा जाता है, उस चाणक्य नीति का आजकल अक्सर प्रयोग किया जाता है भारत की जो वैश्विक राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और इसका ही एक खामियाजा आज पाकिस्तान को, जो दूरदर्शिता के आसपास भी नहीं फटकने वाले होते हैं इनके राजनेता, इन्हीं को ही ये संभालना पड़ेगा। जो इसका कमज़ोर कड़ी है वो है ISI ही इनका सारे विदेश नीतियों को तय करती है। और ISI के चीफ को आज की तारीख में इमरान खान ने हटा के अपने मर्जी का, और ये ISI चीफ हमेशा आर्मी चीफ के मुताबिक ही होता है। अब उसके जगह पर इमरान ने जब अपनी ही किसी बंदे को बिठाया है तो बाजवा को वो चीज़ नागवार गुजरी है, जिसके लिए अब कोई आसार नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये पाकिस्तान का रूस की आलोचना करने वाली बात, ये इमरान खान होते हुए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इनके बाद अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया, जो कि अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान आज लगभग अपने इस्तीफा 21 से 25 तारीख को जो है वो वहां पर विश्वास इस्तीफा की भी बात कर चुके हैं। वो इस्तीफा की बात कर चुके हैं, मतलब उनको पता है कि मेरा रहना नहीं है। आज मॉर्निंग में उन्होंने पूर्व जो ISI चीफ राइल शरीफ को भी भेजा था मनवाने के लिए बाजवा को, लेकिन वो भी फेल्योर हो गई है। तो अभी ये एक असमंजस की स्थिति है और पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और अगर ये रूस की आलोचना करते हैं तो मरे, अगर नहीं करते हैं तो वैसे भी मरे हुए हैं।
तो ये बिल्कुल, तो चीज़- कुल मिलाकर के हिमांशु जी रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करें। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए हिमांशु होता जी आपका, शैलेंद्र सिंह जी आपका और बीएस निगम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो बात शुरू हुई थी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पे एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाह रहा था वो उसी पे बूमरैंग हो गया है। लेकिन साथ में अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें यूरोपियन कंट्री ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे माफी मांगने का, आलोचना करने का दबाव बनाया है वो कहीं ना कहीं इमरान खान को एक बार फिर से मुसीबत में डाल देगा। हालांकि अंदरूनी राजनीति में भी इमरान खान पूरी तरीके से फंस चुके हैं। 25 मार्च जो है अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आने वाला है और 25 मार्च को यह तय हो जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा या सेना फिर से एक बार सत्ता को कब्जा अपने हाथ में कर लेगी और सत्ता अपने हिसाब से चलाएगी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।